एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। किसान आंदोलन को लेकर एबीपी न्यूज को खुफिया विभाग के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। इस बारे में आप जान लीजिए कि चरम वामपंथी संगठन से जुड़े लोग या ऐसे संगठनों से रिश्ता रखने वाले लोग किसानों को हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन हिंसक हो जाए और इसमें सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हो। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये मामला तो काफी गंभीर बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या डिटेल्स मिल रही? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस विंग को जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में किसान आंदोलन हिंसक हो सकता है और इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए वो उग्रवादी और वामपंथी संगठन जो किसी भी तरह से हिंसा को बढ़ावा देते हैं और हिंसा को फैलाना चाहते हैं, उनके लोग किसानों के बीच में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि इसका सारा ठीकरा किसानों पर फूटेगा। मैं आपको बता दूं, इसके पहले बहादुरगढ़ के पास शर्जील इमाम के पोस्टर लिए हुए लोग भी मिले थे। शर्जील इमाम वो शख्स है जिस पर दिल्ली में दंगों को भड़काने का आरोप है। इन खुफिया सूचनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अब अपनी कमर कस ली है और अब हर बॉर्डर पर बड़ी ही कड़ाई के साथ चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। मतलब किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कई स्तर पर देखी जा सकती है ना। मतलब ये जो खबर आप दे रहे हैं, यहाँ पर अल्ट्रा लेफ्ट संगठनों से खतरा, इससे पहले पाकिस्तान के आईएसआई और वो खालिस्तानी वाला एंगल भी जुड़ रहा था, तो चुनौतियां कई स्तर पर हैं। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अब इंटेलिजेंस विंग को सूचना मिली है कि किसान आंदोलन के बीच में आकर ये लोग अब तोड़फोड़ कर सकते हैं, तोड़फोड़ करा सकते हैं। क्योंकि अगर भीड़ में भगदड़ मचती है तो फिर कोई देखने वाला नहीं होता कि पत्थर कौन चला रहा है, गोली कौन चला रहा है, बम कौन फोड़ रहा है। लिहाजा अब इन वामपंथी संगठनों की, इन उग्रवादी संगठनों की यही कोशिश है कि किसान आंदोलन को एक बड़े हिंसकवादी आंदोलन में बदल दिया जाए। तो मानो बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश बता रहे हैं ये खुफिया विभाग को बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि जो अल्ट्रा लेफ्ट संगठन है वो इस किसान आंदोलन को हिंसा की ओर मोड़ने के लिए किसानों को भड़काने के काम में लगे हुए हैं। अच्छा देखिए, किसान आंदोलन को लेकर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शर्जील इमाम, उमर खालिद, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, इनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि किसान इनकी रिहाई के लिए पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर अब देश के कृषि मंत्री का बयान सामने आ गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि किसानों को अपने आंदोलन को किसी और मुद्दे की तरफ भटकने नहीं देना चाहिए। ये किसानों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के लोगों से दूरी बनाकर रखें, इस तरीके के लोगों को अपने आंदोलन में मंच ना दें। तो ये वो जो तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। इसमें आप भीड़ देख सकते हैं। भीड़ के हाथ में जो पोस्टर बैनर हैं उनमें शर्जील इमाम भी है। ये शर्जील इमाम, उसमें सुधा भारद्वाज की तस्वीर भी नजर आ रही है, उमर खालिद की तस्वीर भी नजर आ रही है और बहुत से और चेहरे जो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, सुधा भारद्वाज की तस्वीर कोई अपने हाथ में पकड़े हुए है। और ऐसे में सरकार की तरफ से दो टूक ये बात कही जा रही है कि किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो तो मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून के खिलाफ वो सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन आखिरकार इस तरीके के पोस्टर बैनर का क्या मतलब है? अगर आप आंदोलन ये कहकर कर रहे हैं कि आप जो कानून आए हैं कृषि के उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसानों की ये जवाबदेही होती है। क्यों इस तरीके के लोगों को अपने आंदोलन में आने दे रहे हैं वो, इसकी जिम्मेदारी किसानों के सिर है। मामले पर तो कुछ अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूं। लेकिन किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है, जैसा आपने भी कहा, मैं भास्कर अखबार सुबह देख रहा था। ये भास्कर अखबार में जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको
कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। सरकार कह रही है कि ऐसे लोगों को किसान अपने आंदोलन में जगह ना दें। वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि इन लोगों का किसानों से कोई लेना देना है ही नहीं। ये पोस्टर सरकार की साजिश हो सकती है। आंदोलन को फेल करने की ये सरकार की कोशिश है। किसान नेता लखविंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये टीकरी बॉर्डर का बताया जा रहा है, जिसमें जो किसान लोग बैठे हुए हैं उनके हाथ में शर्जील इमाम, उमर खालिद की तस्वीरें हैं, जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है यूएपी एक्ट में। तो इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, ये वीडियो तो हमने ठीक से नहीं देखा, परंतु जो किसान आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ से सिर्फ किसानों का है, मजदूरों का है और आम इंसानियत का है। जो ऐसे जो चल रहा है हमारे देश में कि किसान को लूटा जा रहा, मजदूर को लूटा जा रहा और इंसानियत का नाम से जो है पूरी लूट हो रही है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, किसी का कोई बात नहीं, उसका जो है आंदोलन चल रहा है। जो ये बीच में ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जहाँ किसी का अलगवादी का नाम लिया जा रहा, किसानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सरकारों की कुछ चालें हो सकती हैं कि किसानों के आंदोलन को जो ढलाई हो, किसानों को आंदोलन को विफल करने के लिए जो है ऐसे षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, ये हो सकता है। किसानों का ऐसा कोई भी जो है मकसद नहीं है कि जो हम बढ़ करके अपने आंदोलन को जो है फीका करें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें लग फार्मूले लिया करके किसानों के आंदोलन को जो है विफल करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें फीका डालने की कोशिश कर रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक बार फिर कोटा पर कलंक। जेके लोन अस्पताल पर फिर से सवाल। 24 घंटे में 9 नवजात बच्चों ने तोड़ा दम। मेरे बच्चे के इलाज में लापरवाही हुई है, बहुत हुई है, और उसी दिन 8-9 बच्चे एक्सपायर हुए थे। हमारा बच्चा रो रहा था, हमारा बच्चा रो रहा था, धक्का देगा, धक्का दे। पिछले साल इसी अस्पताल में 100 बच्चों की मौत। क्यों नहीं जागी राजस्थान सरकार? 230 बेड यहाँ पर है और 230 बेड के हिसाब से इसकी संख्या लगभग दुगनी हो जानी चाहिए, जबकि एक प्रोफेसर यहाँ काम कर रहे हैं और एक एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ काम कर रहे हैं। 100 में से 3 बच्चे तो मृत अवस्था में ही वहाँ आए थे और 3 की जन्मजात जो बीमारी होती है उसके कारण मृत्यु हुई है और 3 नवजात की मृत्यु सीओटी के कारण। कोटा की कलंक कथा का कसूरवार कौन? कोटा की एक कलंक कथा, इसी पर बात करने के लिए कोटा उत्तर की मेयर मंजू मेहरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगी जी, जेके लोन राजस्थान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जी, आपकी जेके आवाज आ रही लोन है। राजस्थान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आसपास के जो जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं बहुत सीरियस हालत में यहाँ पर आते हैं। उस टाइम डॉक्टर भी चाहते हैं उनको बचाने के लिए, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाती है। इलाज पूरा करते हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि एक भी बच्चे की मौत ना होए, क्योंकि एक मैं भी माँ हूँ और माँ को एक बच्चे की मौत पर, एक दिन का बच्चा होता है, चाहे वो 1 साल का हो चाहे बड़ा हो,
उसको कितना दुख होता है, क्योंकि माँ एक 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है। चलिए मंजू जी, अच्छी बात है कि आप उस दर्द को इतनी बेहतर तरीके से समझ रही हैं, लेकिन आपकी बात से पूरी सहमति जताते हुए कि जेके लोन जो है वो बड़ा सरकारी अस्पताल है, जेके लोन में दूर दराज इलाकों से मरीज पहुंचते हैं, जेके लोन में बड़ी सीरियस हालत में भी मरीज पहुंचते हैं, पर मैम एक बात ये भी कही जा रही है कि इस जेके लोन में जितने मरीज पहुंचते हैं उनके इलाज के लिए उतने डॉक्टर नहीं है, मैन पावर की कमी है। खासतौर से ये जो बच्चे मरे हैं, रात के समय में इनकी मौत हुई है, क्योंकि रात में और डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे। मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके जिम्मेदार अधीक्षक को माना जाए, डॉक्टर को माना जाए, और मैं यही कहना चाहती हूँ, बार बार ये हमारे जो मंत्री जी हैं वो भी यही कहते हैं कि यहाँ किसी भी बात की, डॉक्टर की, नर्सिंग की या किसी भी कोई कमी हो तो तुरंत बताई जाए। और तो आप ये कह रही हैं, आप ये मान रही हैं कि अधीक्षक ने, आप ये मान रही हैं मतलब मंजू जी की अधीक्षक ने बात छुपाई, मैन पावर की कमी, डॉक्टरों की कमी है इस अस्पताल में। आप खुद बता रही हैं कैसे दूर दराज इलाकों से लोग अस्पताल का रुख करते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जिसकी भी गलती हो, कि गलती किसकी है, लेकिन एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि वहां पर सीरियस हालत में ही पेशेंट आते हैं, बच्चे सीरियस हालत में ही आते हैं, डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं हो पाती है। नहीं मंजू जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सीरियस हालत में ही वहां पर मरीज पहुंचते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी जब पहुंचे वहां पर कोटा में, उन्होंने जब बात की उन पीड़ित परिवारों से जिन्होंने अपने नवजात खो दिए, उनकी तरफ से बताया गया, रो कर उन्होंने बताया कैसे वो रात में खटखटाते रहे दरवाजे, नर्सें दरवाजा नहीं खोल रही थी, जब दरवाजा खोल रही थी तो कह रही थी देर में खोला है, तो फिर कहने लगी जाओ इमरजेंसी में ले जाओ, इमरजेंसी में लेकर गए तो वहां पर एक डॉक्टर मुश्किल से, अच्छा वो डॉक्टर कह रहा है कोई बात नहीं बच्चे तो रोते ही हैं, ये कहकर वापस भेज रहा है वो। मैडम कुल मिलाकर जो तस्वीर अभी उभर रही है कि एक रात में 9 बच्चों की मौत हो जाती है और वहां पर ड्यूटी पर डॉक्टर इतने कम, तो क्यों वहां पर मैन पावर नहीं बढ़ाया जाता है? और जेके लोन अस्पताल तो आप मुझसे बेहतर जानती है बदनाम है, पिछले सालों में कैसे जेके लोन अस्पतालों में मौतें हुई हैं, पिछले साल दिसंबर में भी 100 बच्चे मरे थे ना इसी अस्पताल में। मैं ये कहना चाहूंगी, एक दिन में जो भी डिलीवरी होती है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोई भी डॉक्टर हो वो नहीं चाहेंगे कि वहां पर बच्चों की मौत हो, कोई भी नहीं चाहेगा। पूरा इलाज होता है, मैं खुद फोन करती हूँ रात के 12 बजे 11 बजे, जो भी पूरा हो, सीरियस हालत में हो, उनका इलाज पूरा किया जाता है। लेकिन जब बच्चे सीरियस आते हैं, उनको बचाने की कोशिश भी की जाती है, वो नहीं बच पाते, ये बहुत दुख की बात है। मंजू जी, 2 बातें नहीं हो सकती हैं। आप या तो ये नहीं कह सकती हैं कि साहब बच्चे जो हैं क्योंकि सीरियस हालत में आए वो इसलिए मर गए, या फिर आप ये नहीं कह सकती हैं कि अगर गलती है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। आपको एक स्टैंड लेना होगा, या तो आप ये मान लीजिए कि हाँ वहां पर मैन पावर की कमी, डॉक्टर की कमी, अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप लोग, या फिर एक बात कहिए ना मैम, जब आप 2-2 बातें करते हैं तो ऐसा लगता है आप लोग राजनीति में बात को जलेबी बना रहे हैं। नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर वहां पे डॉक्टर की गलती हो, अधीक्षक की गलती हो, तो उस पे कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं तो कब की जाएगी? कब की जाएगी कार्रवाई? पिछली बार जो 100 बच्चे मरे थे उसके बाद क्या कार्रवाई हुई थी? उसके बाद से आपने क्या सुधार किए इस अस्पताल में? कुछ है, डेटा है आपके पास? कुछ बता पाएंगी दर्शक को मेरे? उसके बाद में हमने सुधार किया है, और पूरा सुधार किया है। उसमें हमने हम यही कह रहे हैं कि जब बच्चे, बार बार हम यही कह रहे हैं कि बच्चे सीरियस हालत में आते हैं, कोई भी डॉक्टर अगर उसकी गलती है तो हम उसकी गलती भी मानते हैं कि अगर गलती हुई हो तो उसको मानते हैं, लेकिन वहां पर पूरा इलाज होता है, इसमें इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाती। मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। देखिए, मैं डॉक्टरों की गलती को लेकर यहाँ पर बात नहीं कर रही थी, पहले तो मैं सिस्टम की गलती समझना चाह रही थी यहाँ पर, और आपसे जानना चाह रही थी कि साहब जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे हैं और उन्हें जो जानकारी मिली है कि वहां पर डॉक्टर्स है ही नहीं, तो भाई डॉक्टरों की जो कमी है और डॉक्टर्स जो तैनात हैं ड्यूटी पर वो ओवरवर्क्ड हैं, क्या इस वजह से वो मरीजों को सही से अटेंड नहीं कर पा रहे? क्योंकि दिल दहलता है ऐसी खबरों से। पिछले साल दिसंबर में भी यही कोटा का अस्पताल था जहां 100 बच्चों की मौत हुई थी, और ऐसा लगता है सिस्टम ने सबक कोई नहीं सीखा है, क्योंकि अब एक रात में
पिछली एक रात में 9 नवजात की मौत। महाराष्ट्र के मंत्रालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने ड्रेस कोड जारी किया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब आप दफ्तर जो है वो जीन्स और टी शर्ट में नहीं आ सकते। पुरुषों को शर्ट, फुल पैंट पहनकर आना होगा। महिलाओं के लिए साड़ी, सूट, चूड़ीदार, ट्राउजर यही अनिवार्य है दफ्तर आने के लिए। मतलब कैजुअल कपड़ों में आप दफ्तर नहीं आ सकते हैं, जीन्स टी शर्ट में आप दफ्तर नहीं आ सकते हैं। एक तरीके से फॉर्मल ड्रेस कोड, जिसके बारे में यह आदेश जारी किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने ममता सरकार को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी नड्डा को एक पायलट और बुलेट प्रूफ कार दी गई थी। इसके अलावा 4 एडिशनल एसपी, 8 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर, 30 अधिकारी, आरएएफ के 40 जवान और 145 पुलिस कांस्टेबल सुरक्षा में जेपी नड्डा की तैनात किए गए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, अभी तक जिस तरीके से सीधे हमने देखा राज्यपाल की तरफ से स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया जो हमला हुआ जेपी नड्डा के काफिले पर, अब पुलिस की तरफ से रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? देखिए, पुलिस की तरफ से रुमाना कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। यहाँ तक कि पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी, पर्याप्त फोर्स मुहैया कराया गया था, पायलट कार दिया गया था और पुलिस की 2 गाड़ियां थी जो एस्कॉर्ट करके उन्हें डायमंड हार्बर की तरफ ले जा रही थी। इसके अलावा पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा जी के जो पीएसओ सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उनको भी गाड़ी दी गई थी। 250 सिविक वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। सवाल ये है कि ये जितने आंकड़े गिना रही है यहाँ पर बंगाल की पुलिस, हमला कैसे हो गया, इसका जवाब दे रही है या नहीं दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है और विरोधी पार्टी जो है बीजेपी की तरफ से भी यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर अगर इतनी ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी तो हमला कैसे हो गया। पुलिस की रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है कि 4 एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स थे और सैकड़ों पुलिस वाले वहां रूट पर तैनात थे, तो फिर हमला कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो ममता सरकार को रिपोर्ट दी गई है उसमें पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, चाक चौबंद व्यवस्था थी। तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये नहीं बनता तो मतलब ये जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है, इस रिपोर्ट में फिर तो ये कहा जाएगा कि साहब सिर्फ और सिर्फ आंकड़े गिनाकर खानापूर्ति की गई है। जो बुनियादी सवाल है कि अगर इतनी मुस्तैद थी बंगाल पुलिस, फिर हमला कैसे हुआ, इसकी तो कोई वजह ही नहीं बताई बंगाल पुलिस ने, इसका तो कोई जवाब ही नहीं दिया। और तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं कितनी बुरी तरीके से हमला हुआ। बिल्कुल, जवाब कैसे दे पाएंगे आप? आपको पता है कि कल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि उकसावा था और जांच के बाद पूरी तरह से बताया जाएगा कि इसके पीछे बीजेपी के लोग ही शामिल थे कि नहीं। मुख्यमंत्री खुद बयान देती हैं कि उनके पास जो तथ्य आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने खुद ही हमला करवाया है। ऐसे में पुलिस का ये रिपोर्ट फिर से एक सवालिया निशान खड़ा करता है। सवाल तो कई खड़े होते हैं। आप वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देख पाएंगी कि किस तरह से हमला किया गया है और गाड़ियों में तोड़ तो प्रकाश सिन्हा, एक तरफ तो ये बंगाल पुलिस की रिपोर्ट है और दूसरी तरफ इस हमले के किसी आरोपी को अभी तक क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में बंगाल पुलिस की तरफ से की गई, उसका भी अपडेट दीजिए। देखिए, पुलिस की तरफ से जो बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये 7 लोग कौन है, इनकी पहचान क्या है, ये क्या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर वहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जांच की गई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वीडियो फुटेज में आप साफ तौर पे देख सकते हैं सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो ये बंगाल पुलिस की जो रिपोर्ट है जो ममता सरकार को सौंपी गई है उसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल की तैनाती के आंकड़े ही गिनाए गए हैं। हालांकि वजह क्या रही, हमला हुआ कैसे, कौन जिम्मेदार, इस सब को लेकर कोई जवाब अभी इस रिपोर्ट से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर मामला सियासी तौर पर अभी भी गर्म है, आगे और गर्माएगा। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, इसके बाद ममता सरकार सवालों में घिरी हुई है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया।
सूत्रों के मुताबिक दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमला हुआ कल काफिले पर जेपी नड्डा के, उसे लेकर राज्यपाल ने भी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। राज्यपाल की रिपोर्ट में जेपी नड्डा की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया है, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का जिक्र किया गया है और साथ ही सरकार की भूमिका पर भी राज्यपाल की इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज की कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी पिछले 6 सालों से पश्चिम बंगाल में लगातार काम कर रहे हैं। सर, मैं देख रहा हूं पिछले 6 सालों से आपकी कम से कम 1 दर्जन बार तो गाड़ियां तोड़ दी गई। अब आपका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ, कैसा है? पहले तो हाथ बताइए। नहीं, हाथ ठीक है। मुझे लिगामेंट थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, लिगामेंट थोड़ा टूटा है, थोड़ा 15-20 दिन लगेंगे उसमें, पर ठीक है। जिस तरह से हिंसक राजनीति बढ़ती जा रही है, चुनाव महज 5 महीने बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो जिसने पूरे देश को दिशा दी, वहां पे इस तरह की हिंसक राजनीति के लिए कोई जगह है? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में हिंसा की राजनीति का तो कोई स्थान ही नहीं है, पर यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो तो बहुत ही शर्मनाक है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जिस प्रकार यहाँ पर व्यवहार किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं समझता हूँ कि ये तो बंगाल के लिए भी शर्मनाक है। बंगाल का कोई भी व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे बंगाल का अपमान हुआ है पूरी दुनिया के अंदर और उसके लिए जिम्मेदार ममता जी और उनके भतीजे हैं, जिन्होंने कि कल घटना हो गई तो उसकी निंदा करना थी, पर जो शब्दों का उपयोग किया नड्डा जी के लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्या लगता है कि आपको ये प्रायोजित था या एक सामान्य सी घटना, जो एक विरोध होता है किसी पार्टी का दूसरे राजनीतिक दल के लिए, सामान्य विरोध मानते हैं, या वाकई ये प्रायोजित या सुनियोजित कार्यक्रम था? ये इसलिए कि एक दिन पहले हमने लिखित में कहा था कि जो भतीजे हैं उनके 2 खास हैं, एक शौकत मोला है, एक जहांगीर है। दोनों ने 10-10 हज़ार लोगों के भोजन की तैयारी की थी और बसें भेजी थी लोगों को लाने के लिए, हमें जानकारी मिल गई थी। इससे हमने स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया, होम सेक्रेटरी को ईमेल किया और भारत शासन के गृह सचिव को भी ईमेल किया था कि भाई इस प्रकार की संभावना है यहाँ पर। गवर्नर साहब को भी जानकारी दी थी। गवर्नर साहब ने भी डीजी और इनको कहा कि भाई इस प्रकार के फीडबैक आए, आप जरा ध्यान रखिएगा। सुबह हमारे एक प्रदेश के पदाधिकारी ने सीएस से बात की कि भाई हम लोग जा रहे हैं, बोला आप चिंता मत करिए, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था। पर पुलिस के सामने गुंडे इस प्रकार का हमला करें, इस प्रकार की तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। साधारणतः हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस आंसू गैस के गोले फोड़ती है, पेनेट्स गन चलाती है, लाठीचार्ज करती है, पर वहाँ पर पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा, लोग उनके सामने पत्थर मारते रहे। इसका मतलब है कि वो गुंडे और पुलिस का एक नेक्सस काम कर रहा था और वो सरकार के निर्देश बिना नहीं कर सकता। आगे क्या प्लान है? चूंकि गृह मंत्री भी 19 तारीख को पश्चिम बंगाल दौरे पर फिर से आ रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर, और चूंकि कल ही आपके अध्यक्ष पर हमला हुआ, अब गृह मंत्री का कार्यक्रम है, तो क्या इसको लेकर अब फिर से कोई बातचीत चल रही है कि नहीं सिक्योरिटी थोड़ा मजबूत की जाए? देखिए, हम तो इस बारे में अभी तक गृह मंत्री जी से बात हुई, कल प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी हालचाल पूछा, रक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया था और सभी लोग चिंतित तो हैं, पर मुझे लगता है कि शायद सरकार सबक ले, क्योंकि इससे बंगाल की बहुत बदनामी हुई है और इससे शायद मुख्यमंत्री जी सबक लेगी और आगे हिंसा नहीं हो इसके लिए सुनिश्चित करेंगे। राज्यपाल जी ने भी रिपोर्ट तलब की है और उन्होंने गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी, तो क्या आप लोग आज कल में या 1-2 दिन में राष्ट्रपति से मुलाकात या राज्यपाल से मुलाकात करके इस पूरे मसले पर एक प्रत्यावर्तन देंगे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो? चूंकि देखा जा रहा है जब वीआईपी सुरक्षित नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, तो फिर बाकी लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होनी है। हम मिलने ही वाले थे महामहिम राज्यपाल से सिलीगुड़ी की घटना को लेकर युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ, पर यह घटना इतनी जल्दी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, इसकी कल्पना नहीं थी और वास्तव में चिंता की बात तो है। पर इस बारे में हम पूरी की पूरी अपनी युवा मोर्चे में सिलीगुड़ी को वो घटना और इस घटना से लेकर महामहिम राज्यपाल से हमारा प्रतिनिधिमंडल जल्द शीघ्र मिलेगा। एक अंतिम सवाल सर, कि एक सीधा उन लोगों का आरोप लग रहा है, उन लोग आरोप आप लोगों पे लगा रहे हैं कि ये भाजपा प्रायोजित सारे कार्यक्रम हैं, क्योंकि उनको इससे कहीं ना कहीं पब्लिक में डिवीजन करना है और फायदा लेना है, तो क्या आप उनके आरोपों को सही मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल की घटना में बहुत सारे पत्रकार साथ में थे, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, वीडियो देखा,
अगर प्रदेश की संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री इस प्रकार गैर जवाबदार बयान दे तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और भविष्य में हम लोग तो, हमें तो राजनीति करना है यहाँ पर, हम तो सरकार बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे कार्यकर्ता भी संकल्पबद्ध हैं, हम तो काम करेंगे। पर अब हिंसा का जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे। हमें समझ में नहीं आता कि आगे और कितना बलिदान देना पड़ेगा, पर हम अपना काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, लेकिन हम लोग सरकार बनाएंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कोलकाता। ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट भारतीयार ऑन हिज जयंती। On such a special day, I'm happy to be taking part in the International Bharati Festival. I'm also pleased to present the Bharati Award for this year to the great scholar Sri Srini Vishwanathan ji, who has dedicated his entire life to research on Bharati's works. I appreciate him for actively pursuing research even at the age of 86. How to describe Subramanyam Bharati? This is very difficult question. Bharatiya cannot be linked to any single profession or dimension. He was a poet, writer, editor, journalist, social reformer, freedom fighter, humanist, and much more. One can only marvel at his works, his poems, his philosophy, and his life. He also had a close link with Varanasi, which I have the honor of representing in the parliament. I recently saw that his collected works have been published in 16 volumes. In short, life of 39 years, he wrote so much, did so much, and excelled in so much. His writings are a guiding light to us towards a glorious future. Friends, there is much that our youth today can learn from Subramanyam Bharati. Most importantly, to be courageous. Fear was unknown to Subramanyam Bharati. He said, "Accha millai, accha millai. Accha menbadilleya. Iccha kuttu lorelam, edirtu nindra podirum." It means, fear I have not, fear I have not. Even if all the world oppose me, I see this spirit in young India today. I see this spirit when they are at the forefront of innovation and excellence. India's startup space is filled with fearless youth who are giving something new to humanity. Such a can-do spirit will bring wonder for our nation and our planet. Friends, Bharatiyar believe in a healthy mix between the ancient and the modern. He saw wisdom in saying, connected with our roots as well as looking towards the future. He considered Tamil language and motherland India as his two eyes. He sang songs of the greatness of ancient India, the greatness of Vedas and Upanishads, our culture, tradition, and
our glorious past. पश्चिम बंगाल में सियासी आर पार के बीच बयानों की बौछार भी जारी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकाया है। दिलीप घोष कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं मारिए, उतना ही मारिए जितना कि आप लोग बाद में हजम कर सकते हैं। लाल डायरी में सब कुछ लिखकर रख रहा हूं, सूद समेत वापस दे देंगे, बदला लेंगे, बदल होगा, बदला भी लेंगे।